आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी लंबा चैप्टर था ये, जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है। इसके 17 वीडियो इसकी थ्योरी अकेले में ही बन चुके हैं और वो वीडियो भी काफ़ी बड़े बड़े बनाए हैं मैंने, तब जाके ये 17 वीडियो में कंप्लीट हुआ है। एक वीडियो तो 35 मिनट का भी था, एक थोड़ा कम का था, 22-23 मिनट का, 25 मिनट का, 27 मिनट का। काफ़ी बड़े बड़े वीडियो बनाने के बाद ये पार्ट कंप्लीट हो पाया है। अब इसके हम पढ़ेंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न, जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जो इस चैप्टर से एग्ज़ाम में आने की जिनकी संभावना है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर आप बुक के एग्जाम्पल करवाएं, बुक के क्वेश्चन कराएं, तो आप इससे कंफ्यूज न हो। मैं बुक के एग्जाम्पल्स और बुक के जो क्वेश्चंस हैं और बोर्ड में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनसे ही ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मैंने अलग से मैटर तैयार किया है, मेरी अलग से मेहनत से तैयार किया है। आप ये ना समझें कि भाई एग्जाम्पल नंबर 10.3 पढ़ाओ या 10.4 पढ़ाओ, आपको उसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर उन एग्जाम्पल में कोई एग्जाम्पल आने लायक है तो फिर वो इस नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। और बेवजह हम, जैसे मैंने देखा कि कई चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर लोग पढ़ा रहे हैं और वो बुक के एग्जाम्पल करवाते हैं और बड़े बड़े एग्जाम्पल करवा रहे हैं, जो एग्ज़ाम में जिनके पूछे जाने के कोई आसार ही नहीं है, 3-3, 4-4 पेज के एग्जाम्पल करवा रहे हैं, वो सब गलत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें केवल उस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने चाहिए जो एग्ज़ाम में, जिस टाइप के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इससे कतई कन्फ्यूजन न रहें कि हम बुक के पीछे के सवाल नहीं कर रहे हैं। इसके आप इस जो मैटर, मेरा जो मैटर है, ये पिछले 12 साल का ट्रस्टेड मैटर है। 12 साल से मैं इस मैटर पर फॉलो कर रहा हूँ और ये हर बार मेरी उम्मीदों पर खरा उतरता है और हर साल ये मुझे 100% रिजल्ट देता है। ये एक ऐसा मैटर है जिस मैटर को कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी पढ़कर आसानी से फर्स्ट डिवीज़न फिजिक्स में पास हो सकता है और इंटेलिजेंट बच्चा आसानी से 90 से अबव या 95 से अबव नंबर आसानी से इस मैटर से ला सकता है। हाँ, जिसको 100 में 100 लाने हैं तो फिर वो इस मैटर को भी पढ़े, साथ में बुक में जो एक्स्ट्रा मैटर दे रखा है आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो आपके दिमाग का जो कन्फ्यूजन है वो शायद दूर हो गया होगा कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है। आप मेरा मैटर पढ़ें और मेरे मैटर को पढ़ने के बाद भी आप में एनर्जी शेष रहती है तो आप किसी प्राइवेट पब्लिशर की बुक, एसपी है, सीबीएच है, संजीव है, इसको उठाएं और उसमें हर चैप्टर के पीछे कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, उनको सोल्व करें। ध्यान रहे लेकिन जो न्यूमेरिकल आप सोल्व कर रहे हो, जो एग्जाम्पल आप सोल्व कर रहे हो, वो बहुत बड़े नहीं हो। ज़्यादा बड़े एग्जाम्पल कभी एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते हैं। चलिए, इस टाइप के कई कमेंट आए थे तो उन कमेंट का निवारण हमने कर दिया है। देखिएगा, अति लघुतरात्मक प्रश्न है, ओरस्टेड प्रयोग के निष्कर्ष लिखो। ओरस्टेड प्रयोग इस चैप्टर का पहला टॉपिक था और उसके निष्कर्ष वहाँ हमने 5-6 लाइनों में लिखे थे, तो उनको यहाँ पर मैंने रिपीट नहीं किया है। आप वहाँ से ओरस्टेड प्रयोग के निष्कर्ष यहाँ उतार सकते हैं। अगला, चुंबकशीलता या फिर पारगम्यता का मात्रक क्या है। देखिएगा, आपको मैंने इसका मात्रक हेनरी प्रति मीटर भी बताया था, बार बार लिखा था कि म्यू की वैल्यू क्या होती है, उसका मात्रक बताया था हेनरी प्रति मीटर। और वास्तव में देखा जाए तो हेनरी जो है वो वेबर बटा एम्पियर के बराबर होती है। तो मीटर की जगह तो मीटर आ गया, हेनरी की जगह वेबर बटा एम्पियर हो गया। अब आप कहोगे कि हेनरी बराबर वेबर बटा एम्पियर कैसे है, आपको कैसे पता लगा? तो ये अगले चैप्टर में हमारे सामने आएगा कि हेनरी बराबर वेबर अपॉन एम्पियर क्यों होता है। फिलहाल आप चुंबकशीलता का मात्रक हेनरी प्रति मीटर याद करें या वेबर बटे एम्पियर गुणा मीटर याद करें। चुंबकीय क्षेत्र की विमा क्या होती है? हालांकि विमा का जो टॉपिक है ये 11th क्लास का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? 11th क्लास का टॉपिक है और इस टॉपिक को आप वहाँ पर सोल्व कर सकते हो। चुंबकीय क्षेत्र की विमा क्या है, क्लियर? और उससे आप इसके विमा को ज्ञात कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको थोड़ी हिंट चाहिए तो हिंट मैं दे देता हूँ। एफ बराबर होता है आई एल और बी, ठीक है, होता है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? एफ अपॉन आई एल। बी का विमीय सूत्र
बी का विमीय सूत्र बराबर होता है, एफ का होता है बल, बल का m1 L1 और t माइनस का 2। आई का क्या होता है बेटा, आई का होता है A1 और L लंबाई का क्या होता है L1। तो इसको 16 हम कर लें तो ये हो जाएगा m1 L0 t माइनस का 2 और a माइनस का 1। ये हमें b का क्या प्राप्त हो गया, विमीय सूत्र प्राप्त हो गया। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है वो देखें आप, चुंबकीय क्षेत्र किन कारणों से उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किन किन कारणों से उत्पन्न होता है, इसका रीजन क्या है वो देखें हम। इसका रीजन वैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का पहला कारण है कि चुंबक के कारण। किसके कारण, चुंबक के कारण, पहला। दूसरा क्या है, धारावाही चालक के कारण। अगर मान लीजिए किसी चालक तार में करंट फ्लो हो रहा है, धारावाही चालक है, तो उस धारावाही चालक के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्लियर। तीसरा है गतिमान आवेश के कारण। अगर आवेश गति कर रहा है तो आवेश के गति करने के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और चौथा है विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण। अगर किसी जगह विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है तो उसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। गतिमान आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा। देखो, जब आवेश गति करता है तो आवेश गति करे या नहीं करे, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्यों, तो आपको याद होगा E बराबर होता है F/Q। इसका मतलब अगर आवेश है तो विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पैदा हो गया। पर जब आवेश गति करता है तो F बराबर Q V क्रॉस B, याद होगा आपको चुंबकीय बल का। इसका मतलब जब आवेश गति करता है तो जब कोई Q आवेश V वेग से गति करता है तो वहाँ B चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो हम कह सकते हैं कि गतिमान आवेश के कारण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। और ये बात एग्जाम में शायद पूछी हुई है 1 नंबर में। चुंबकीय फ्लक्स की विमा लिखिए। कैसे लिखोगे भाई, फाई बराबर BA होता है। ठीक है, B की हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी, उसकी उस तरीके से आप B की निकाल लो। कैसे, चूंकि F बराबर क्या होता है ILB, तो दिस एम्प्लाई B बराबर क्या हो गया F/IL। ये इस B की जगह रख दो तो ये हो गया फाई इज इक्वल टू F/IL और गुणा में A, ये बनेगा। तो फाई का निकल जाएगा, तो फाई बराबर हो जाएगा F की क्या होती है m1 L1 t माइनस 2। A क्या है क्षेत्रफल, इसका होता है L2 और I क्या है A1 और t का क्या है T1। तो ये बन जाएगा m1 L1 और L2, ये T1, ये L है ना, ये L था तो इसको L1 करो, L1 से L1 कट जाएगा, पर L2 था हमारे पास तो L2 t माइनस का 2 और ये A माइनस का 1। ये इसका विमीय सूत्र आ गया है, 11वीं क्लास में आ जाता है, फिर भी मैंने रिपीट कर दिया, आप इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं। एक स्प्रिंग पर कुछ भार लटका है, कोई स्प्रिंग है उस पर कोई वजन लटका रखा है, यदि इसमें धारा प्रवाहित की जाए तो क्या होगा। आगे दिख नहीं रहा है ढंग से, लिखा हुआ क्या था मेरे को ध्यान भी नहीं आ रहा, तो आप ये समझ लें तो क्या होगा। मतलब कि जो स्प्रिंग है ना, जैसे मान लीजिए पेन में जो स्प्रिंग आती है, उस स्प्रिंग को एक ऊपरी सिरे, एक सिरे को तो हमने किसी दृढ़ आधार से लटका दिया और निचला जो हिस्सा है उसके ऊपर कोई थोड़ा बहुत 1-8 ग्राम वजन लटका दिया, है ना। ज़्यादा लटकाएंगे तो फिर कोई मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। और अब उस स्प्रिंग में हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सब की जो स्प्रिंग के जो सारे फेरे हैं, जो स्प्रिंग के टोटल जो फेरे हैं, उन फेरों में जैसे मैं देखो यहाँ पर, जैसे स्प्रिंग के जो ये फेरे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये है इस प्रकार से दृढ़ आधार
और ये इसके स्प्रिंग हमने लटका दी है और लटका कर यहाँ इसके साथ एक भार को अटैच कर दिया है। अब भार को जब अटैच हमने कर दिया है और जब इसमें करंट फ्लो करेंगे तो करंट बहेगी, तो इसमें सभी जो फेरे हैं उनमें समान दिशा में धारा बहेगी। मान लीजिए आपने यहाँ से धारा प्रवाहित करना शुरू किया तो इनके जिसके जितने भी फेरे हैं उन फेरों में समान दिशा में धारा बहेगी, क्योंकि धारा भी एक ही साइड में बह रही है। और समान दिशा में जब इस फेरे में और इस फेरे में जब समान दिशा में धारा बहेगी तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा? आकर्षण का। आपको बताया था कि जब दो तारों में समान दिशा में विद्युत धारा बहती है तो उनके मध्य आकर्षण का बल लगता है, और अगर विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है तो उनके मध्य प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो यहाँ बल कौन सा लगेगा? आकर्षण का बल लगेगा। और आकर्षण का बल लगने के कारण ये स्प्रिंग जो है वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेगी, और जब स्प्रिंग के एक फेरे दूसरे फेरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी? संकुचित हो जाएगी। स्प्रिंग क्या हो जाएगी? संकुचित हो जाएगी। देखो, स्प्रिंग के सभी फेरों में समान दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण उनके फेरों के मध्य आकर्षण बल लगेगा, जिससे स्प्रिंग संकुचित हो जाएगी। क्लियर? अगला है कि एक लंबी तांबे की नली में धारा प्रवाहित की जाए तो नली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? कुछ तांबे की नली है, ऐसी नली है तांबे की, है ना, और इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसके अंदर तो हवा भरी हुई है। इसके अंदर क्या भरी हुई है? हवा भरी हुई है, इसलिए इसके अंदर शून्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तांबे की नली में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो नली के अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? शून्य। दो समांतर तार, अगला क्वेश्चन देखिए आप। दो समांतर तार एक दूसरे के निकट स्थित हैं। ऊपर का तार स्थिर रखा गया है और नीचे का तार मुक्त है। देखो, ऐसे तार है, जैसे ये तार है और एक ये तार है। इस तार को तो हमने फिक्स कर दिया किसी दृढ़ आधार से। क्लियर? किसी दृढ़ आधार से इस तार को तो फिक्स कर दिया और इसके नीचे दूसरा तार लटका हुआ है। क्लियर? ऐसे कह रहा है कि ऊपर का तार तो फिक्स है और नीचे का तार मुक्त है। देखो, दो समांतर तार एक दूसरे के निकट स्थित हैं। ये तो समांतर तार एक दूसरे के निकट स्थित हैं। ऊपर का तार स्थिर रखा गया है, तो देखो ऊपर के तार को मैंने दृढ़ आधार पर क्या कर दिया? स्थित कर दिया, स्थिर कर दिया। नीचे का तार मुक्त है, ये तार फ्री है, इसको किसी से नहीं बांध रखा। मुक्त तार को गिरने से रोकने के लिए तार में किन दिशाओं में उपयुक्त धारा प्रवाहित की जानी चाहिए? अपने को करना क्या है कि किस दिशा में दोनों तारों में धारा प्रवाहित करें कि नीचे का जो तार है वो नीचे नहीं गिरे, मुक्त, ये मतलब कि आकर्षण बल से बंधा रहे। मतलब कि मुक्त तार को गिरने से रोकने के लिए ये तार जो है वो इसके साथ अटैच रहे, तो हमें इसमें किस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित करनी चाहिए? तो आपने पढ़ा था कि जब दो तारों में समान दिशा में धारा प्रवाहित कर देते हैं तो इनके बीच में आकर्षण का बल लगता है, और आकर्षण के बल के लगने के कारण दोनों तार एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं और ये नीचे का तार गिरेगा नहीं। तो इसका मतलब हो गया कि इस तार को गिरने से रोकने के लिए दोनों तारों में समान दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर दोनों तारों के मध्य आकर्षण का बल लगता है। देखो, दोनों तारों में समान दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर, ये कट गया तो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि ऐसा करने पर दोनों चालक तारों के मध्य आकर्षण का बल लगता है। आगे चलते हैं। धारा मापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए उसकी रचना में क्या परिवर्तन करते हैं? आपको बताया था ना कि वोल्टमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? याद हो तो समांतर क्रम में, तो शंट जोड़ेंगे इसके साथ श्रेणी क्रम में। तो धारामापी के श्रेणी क्रम में अगर उचित मान का शंट जोड़ दिया जाए तो फिर वो क्या बन जाएगा? वोल्टमीटर। देखो, वोल्टमीटर बनाने के लिए धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च मान का शंट प्रतिरोध, ये शंट प्रति दिख रहा है आपको, मैं इसको प्रतिरोध लिख देता हूँ यहाँ पर, प्रतिरोध।
ठीक है, ये माने प्रतिरोध, उचित मान का शंट प्रतिरोध जोड़ा जाता है। और साथ में एक बात और भी है, इसको भी देखो, उच्च मान का लिखा है ना, इसको समझो भी। ये उच्च और निम्न मान के बारे में मैंने वहाँ जिक्र नहीं किया था। वोल्टमीटर के साथ सदैव उच्च मान का प्रतिरोध जुड़ता है और एमीटर के साथ निम्न मान का। क्यों? इसका रीजन देखिए आप। वोल्टमीटर जो है वो उच्च मान के प्रतिरोध को कैसे अटैच करता है, उसका रीजन समझो। देखो समझो मेरी बात। एमीटर जो है ना, एमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं बताओ? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में ऐसे जोड़ते हैं। ये तो जोड़ते हैं समांतर क्रम में। तो इसमें क्या होता है कि कंप्लीट धारा इसके अंदर से गुजरती है। कंप्लीट धारा इसके अंदर से गुजरती है और अंदर से गुजरती है। और अगर इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो बेवजह की दिक्कत आएगी। बेवजह की क्या आएगी? दिक्कत आएगी। अगर मान लो इसका प्रतिरोध ज़्यादा है तो ज़बरदस्ती 100, 200, 500, 1000 ओम जो है वो इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा परिपथ का, केवल धारा नापने के चक्कर में। तो हमें एमीटर जो है वो कम से कम प्रतिरोध का लेना चाहिए। इसलिए एमीटर जब बनाते हैं तो निम्न मान का शंट प्रतिरोध जोड़ते हैं, ऐसे याद रखो। और वोल्टमीटर में क्या होता है कि अगर ये उच्च मान का होगा, वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होगा तो ज़्यादातर करंट इसी से होकर बह जाएगी और वोल्टमीटर कम से कम करंट को यूज में लेगा। और ऐसा ही हमें चाहिए। अगर ये निम्न मान का होगा तो ज़्यादातर वोल्टेज इससे, ज़्यादातर करंट इससे गुजर जाएगी, यहाँ से कम गुजरेगी, तो ये गलत पाठ्यांक देगा। इसलिए वोल्टमीटर बनाने के लिए उचित मान का शंट प्रतिरोध जोड़ते हैं। यहाँ भी शंट प्रतिरोध जोड़ते हैं। साथ में आपको ये बता दिया था कि एमीटर को परिपथ में किस में जोड़ते हैं बेटा? श्रेणी क्रम में। और शंट जोड़ते हैं इसके समांतर क्रम में। क्लियर? इसी प्रकार वोल्टमीटर को परिपथ में जोड़ते हैं समांतर क्रम में। क्लियर? और इसका शंट जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। उल्टा। अब साथ में देखो, एमीटर से सारी की सारी करंट बहती है ना, तो इसका जो शंट है ना वो होता है निम्न प्रतिरोध का। किसका? निम्न प्रतिरोध का। और इसका जो शंट होता है ये होता है उच्च प्रतिरोध का। उच्च प्रतिरोध का। आगे बात समझ में? तो देखो ये बात यहाँ कहती है, वोल्टमीटर बनाने के लिए धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च मान का शंट प्रतिरोध जोड़ा जाता है। आगे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के कोई दो स्रोत लिखिए। बताया था आपको, पहले 4 लिखे थे पढ़ने, उसकी जगह 2 लिख दो। स्थायी चुंबक द्वारा और गतिशील आवेश द्वारा। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, इम्पोर्टेंट है। अगला, बायो सावर्त के नियम से धारावाही चालक के किसी अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का सदिश रूप लिखिए। ये आपको वैसे मैंने पढ़ाई दिया था कि बी वेक्टर इज इक्वल टू μ0/4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r स्क्वायर। ऐसा होता है। पर आई dl, ये r वेक्टर गलत लिख दिया इसने, तो r कैप आएगा यहाँ पर। क्या आएगा यहाँ पर? r कैप। क्या आएगा? r कैप। और r कैप बराबर क्या होता है? देखो r कैप बराबर क्या होता है? r वेक्टर अपॉन r। ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ लिया होगा कि एकांक सदिश r कैप बराबर r वेक्टर अपॉन r के बराबर होता है। तो जब इस r कैप की जगह मैं r वेक्टर अपॉन r रखूँगा तो इस r कैप की जगह तो r वेक्टर आ गया, और जो नीचे वाला r था वो इस r स्क्वायर से अटैच होकर क्या बन जाएगा? r की पावर 3 बन जाएगा। तो ये दोनों के दोनों ही बायो सावर्त के नियम के से सदिश रूप में इसका व्यंजक है। अगला, 1 एम्पियर की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा लिखिए। इम्पोर्टेंट, एग्जाम में 3 बार पूछा हुआ है कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा लिखिए। परिभाषा मैंने आपको थ्योरी में स्पष्ट रूप से वहाँ लिखवा दी थी, इसलिए आपको इसकी परिभाषा, इसका जो उत्तर है वहाँ से उतारना है। और मैं तो रिकमेंड ये करता हूँ आप वहाँ इसको अच्छे से याद करें, उसका मनन करें और फिर अपने नोट्स में यहाँ बिना देखे उतारें।
अगला सवाल, धारामापी में चुंबकीय ध्रुवखंड अवतल क्यों बनाए जाते हैं? चुंबकीय ध्रुवखंड के अवतल का कारण मैंने वैसे थ्योरी में अच्छे से समझाया था। ये ऐसा होता है अवतल आकार का होना, है ना, अवतल ऐसा होता है। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इससे त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही हमें काफ़ी फायदा मिलता है वहाँ पर। तो वो बात मैं वहाँ समझा चुका था थ्योरी में, आप वहाँ से देख सकते हैं। त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए यहाँ अगर 1 नंबर में यह सवाल आता है तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है। अगला, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आपको वहाँ स्पष्ट मैंने कहा था कि एमीटर का शब्द छोटा है इसलिए इसका प्रतिरोध 0 आएगा और आदर्श वोल्टमीटर का नाम बड़ा है इसलिए वहाँ अनंत आएगा। ये मैंने रटने का तरीका बताया था, या फिर यहाँ लिख देता हूँ मैं, आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो तो होता है बेटा 0 और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। क्लियर? अगला देखो, चल कुंडली धारामापी में प्रयुक्त निलंबन तार के पदार्थ के 2 गुण लिखो। जो अपन वहाँ फास्फर ब्रांच का तार जो काम ले रहे थे उसके 2 गुण ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो 2 गुण देखो, पहले सी का मान कम होना चाहिए ताकि उसका मरोड़ी गुणांक कम से कम रहे। दूसरा, तनन सामर्थ्य उच्च होना चाहिए ताकि कुंडली के भार से यह टूट न जाए, कुंडली के भार से यह टूट न जाए। मतलब कि उसका वजन सहन करने की क्षमता अधिक होनी चाहिए क्योंकि उस तार से कुंडली लटकी होती है। जो कच्चे लोहे की क्रोड होता है उसके ऊपर कुंडली लिपटी होती है, वो इस तार से लटकी होती है। तो इसका तनन सामर्थ्य क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। और सी का मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगला देखो, साइक्लोट्रॉन के 2 प्रायोगिक उपयोग लिखो। वैसे हालांकि स्पष्ट रूप से मैंने आपको लिखवा दिया था वहाँ पर। पहला उपयोग देखो, नाभिकीय संरचना का पता लगाने में। मतलब क्या करते हैं कि साइक्लोट्रॉन से उच्च गति वाले अल्फा कण या प्रोटॉन को प्राप्त करते हैं और किसी नाभिकों के ऊपर उसकी बौछार करवाते हैं। फिर वो कितने डिग्री पर कैसे और कैसे घूम रहे हैं, प्रकीर्णित हो रहे हैं, उसका विश्लेषण करके उस नाभिकीय संरचना का पता लगाया जाता है। अगला, धनावेशित भारी कणों को त्वरित करने में। बिल्कुल, ये तो इसका मुख्य उपयोग तो यही था क्योंकि इसकी सहायता से हम अल्फा जो कण हैं या प्रोटॉन जो हैं उनको उच्च वेग से त्वरित करवा सकते हैं। अगला 18 क्वेश्चन, दिए गए चित्रों में बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्रॉस या डॉट के रूप में लिखिए। देखो, इसमें आपको मैंने थ्योरी में कह दिया था कि क्रॉस का मतलब तो होता है कि चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, ऐसे जैसे पेन की नोक अंदर की ओर है ना, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर जाए इसके। और अगर चुंबकीय क्षेत्र यूँ बाहर निकल रहा है, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर निकल रहा है तो डॉट आता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्रॉस का मतलब तो होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होती है और डॉट का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो यहाँ मैं बात कर लूँ अब, जैसे मान लीजिए ये वायर दिया और ये एग्जाम में 2 बार का पूछा हुआ है, ये सवाल सेम रिपीट हुआ है, कोई एक शब्द का ही चेंज नहीं है। समझना इसको, जैसे ये तार है ना, ये तार है आपका और इसमें ऐसे करंट जा रहा है और ऐसे जाकर ऐसे जा रहा है और ये अब हमसे कहना चाह रहा है कि इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र इस डॉट से व्यक्त होगा या क्रॉस से। तो देखो, आपको दाहिने हाथ का हाथ भी काला हो रहा है, कहीं लग गया कुछ। ये देखो, मेरा हाथ है, दाहिना हाथ है मेरा ही, तो इसको मैं ऐसे करता हूँ। क्लियर? अब देखो, मेरी अंगुलियाँ ऐसे मुड़ रही हैं ना, ऐसे मुड़ रही हैं, जबकि करंट अपोजिट बह रहा है। तो इस हाथ को मैं यूँ करता हूँ। चलो मोबाइल को उठा के दिखाता हूँ आपको। मैंने मेरे हाथ को यूँ कर लिया भाई, जैसे अंगूठा नीचे है और अब ये मुड़ रही है मेरी अंगुलियाँ। ठीक है, अब देखो, जिधर मेरी अंगुली मुड़ रही थी उधर ही विद्युत धारा बह रही है। देखो, बह रही है ना, जैसे मेरी अंगुली मुड़ रही है उसी दिशा में विद्युत धारा बह रही है। तो ये अंगूठा किधर है मेरा? अंदर की ओर है, बिल्कुल नीचे की ओर है। और जब अंगूठा नीचे की ओर है तो इसका मतलब यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो किधर होगा? कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगा। किधर होगा ये?
कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर होगा, और अंदर की ओर के लिए क्रॉस आता है। तो देखो पी के लिए क्या लगा दिया हमने, क्रॉस। इसी प्रकार ये देखो तार है और इसमें नीचे की ओर धारा बह रही है, तो अगर मान लो मैं ऐसे रखूं उल्टा, ठीक है, नहीं दिख रहा आपको, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। ऐसे देखो, ये लो, मतलब कि ये जो अंगूठा है ना, ये तो विद्युत धारा की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। वापस देखते हैं हम इस प्रकार से, ये मेरा अंगूठा है, ये इस विद्युत धारा की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मुड़ी हुई अंगुलियां उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेंगी। चुंबकीय क्षेत्र देखो फिर ये नीचे ऐसे आ रहा है, मतलब कि कागज़ के तल के लंबवत बाहर की ओर, अंगुली मेरी बाहर आ रही है कागज़ से, इसका मतलब ये हो गया बाहर की ओर वाला चुंबकीय क्षेत्र आएगा। और बाहर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या काम आता था, डॉट, आपको पहले बताया था मैंने, वहाँ क्या काम आता है, डॉट। इसलिए यहाँ पर तो क्या आएगा, डॉट, और यहाँ पी के लिए क्या आएगा, क्रॉस। तो पी के लिए क्रॉस और क्यू के लिए डॉट। ये शायद 2-3 बार पूछा हुआ है, दो नंबर का सवाल आता है, और कुछ नहीं करना, लिखना कुछ भी नहीं, क्रॉस और डॉट है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे चलने पर इसके आंकिक प्रश्न आ गए हैं, न्यूमेरिकल्स आ गए हैं, देखिएगा, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को हम अगले वीडियो में एक साथ देखेंगे। फिर अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है भौतिक विज्ञान में, या जो मैटर आप मुझसे पढ़ रहे हो उससे किसी प्रकार का डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपके क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन ठीक नीचे दिया है लाल कलर का, उसे दबा दीजिए। दबाते एक बेल आइकन आएगा, उसे भी दबा दें, ताकि आपको नई वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। रेगुलर आप पढ़ाई करते रहें, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और इस समय में क्लासेस सब बंद पड़ी हैं, और आपको मोबाइल ही एकमात्र सहारा हो गया है आपको पढ़ाई करने का। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, आपको मैंने मोबाइल से बेहतर देने का प्रयास किया है। आप इसका लाभ उठाएं और अपनी अच्छी परसेंट, क्योंकि एग्ज़ाम तो ज़रूर होगा, ये सोच लो आप, चाहे स्कूल खुले या नहीं खुले, एग्ज़ाम तो मार्च में ज़रूर होंगे। इस प्रकार जैसे इस साल भी बोर्ड के एग्ज़ाम जून में करवाई बच्चे हुए सरकार ने हमारी ने, तो एग्ज़ाम तो अगले साल मार्च में ज़रूर होने, चाहे कोरोना जाए या नहीं जाए। और एग्ज़ाम होने हैं, पेपर भी वैसा ही आना जैसा आता है, हर साल आता है वैसा ही पेपर आना है। तो फिर आप लापरवाही क्यों कर रहे हो? आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। और ये जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई के महीने के भीतर हम 10 चैप्टर आराम से कवर कर लेंगे। 7वां तो हमारा आज पूरा हो ही गया, न्यूमेरिकल है, फिर इसके बोर्ड के क्वेश्चन है, लगभग 2 वीडियो और बढ़ेंगे, बोर्ड के क्वेश्चनों का 1 वीडियो और न्यूमेरिकल्स का 1 वीडियो, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर था, 7वां चैप्टर 3 चैप्टर के बराबर था, इसलिए इसमें काफ़ी समय लग गया। तो आपको लापरवाही नहीं करनी है और कंटिन्यू आपकी स्टडी जारी रखनी है। अब आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है घर पर, न कोई आपसे सुनने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने विवेक से तैयारी करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा ही अगले साल मार्च में। क्लियर। और भी किसी प्रकार का आपको पढ़ाई से संबंधित कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और अगर आपको केमिस्ट्री का एक अच्छे चैनल की ज़रूरत है तो आप यूट्यूब पर जाएं और सर्च में जाकर केमिस्ट्री धाम लिखें, और केमिस्ट्री धाम पर एक मेरे साथी है, उनका चैनल चल रहा है, उनसे आप उसे में लगभग 60 के करीब वीडियो डाल रखी है उन्होंने 12th क्लास की, वहाँ जाकर आप उसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।